वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 23 जुलाई 2021 और 23 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो आपको बता दूं कि जनवरी से अब तक करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया। आप वहां पर जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि इन सभी प्रतियोगी परीक्षा में 12 से 15 मार्क के करंट अफेयर्स से पूछ जाते हैं, तो इसलिए ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात यहाँ पे पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा किया है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 विभूतियों के नामों का मतलब कि घोषणा किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है। तो वीडियो में जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे जुलाई माह से जो संबंधित दिवस व तिथियां हैं उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं और ये सेक्शन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है हर एग्जाम में। तो सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम है सेव द सेवियर्स। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना दिवस समारोह था ये 66वां संस्करण था, ये ध्यान रखेंगे। और अगला है 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस और फिर अगला है 4 जुलाई। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और इसके अतिरिक्त 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ था और इसी के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष अमेरिका द्वारा 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है 5 जुलाई। तो 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। अब यहाँ पर ये सारे दिवसों का जो यहाँ पर थीम निर्धारित नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे खाली छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला है 9 जुलाई। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और इस वर्ष का इसका थीम है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, राष्ट्रीय सादगी दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। मलाला दिवस के बारे में एक वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है 13 जुलाई। तो 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है कश्मीर में। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं कि भारत में कुल मिला के लगभग कर सकते हैं 5 से 6 तिथियां हैं जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जनवरी से। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि जनवरी में जो 30 जनवरी है, तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और यह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद 23 मार्च। तो 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया गया था और इसके परिणाम स्वरूप ये भी मतलब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला है 27 मई। तो 27 मई को प्रताप सिंह के बलिदान के मतलब के स्वरूप इसको मतलब कह सकते हैं शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 13 जुलाई जो कि कश्मीर में मनाया जाता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। और अगला हमारा जो होगा वो होगा 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को केंद्रीय पुलिस बल द्वारा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो 17 नवंबर। तो 17 नवंबर को ओडिशा द्वारा लाला लाजपत राय की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए, यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये प्रश्न मुझे लगता है कभी ना कभी बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मतलब कि निम्न में से कब शहीद दिवस मनाया जाता है। अब वहाँ पे चारों शहीद दिवस का मतलब ऑप्शन रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 30 जनवरी, 23 मार्च, 27 मई, ये चारों आपके ऑप्शन में रहेगा। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप वहाँ पर देखेंगे 30 जनवरी तो आप गलती से 30 जनवरी को ही टिक कर दीजिएगा, लेकिन एक्चुअली में जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो ये मतलब यहाँ पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 14 जुलाई। तो 14 जुलाई को वायु परीक्षा दिवस मनाया जाता है। और अगला है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को थेरापंथ स्थापना दिवस जो कि जैन धर्म से संबंधित है और 15 जुलाई को ही विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा अगला है 16 जुलाई। तो 16 जुलाई को साझा सेवा केंद्र सीएससी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 17 जुलाई। तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो कि इस वर्ष का 2021 का थीम है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस और राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस। राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस प्रत्येक जुलाई का तीसरा रविवार को मनाया जाता है और इस वर्ष 2021 में ये 18 जुलाई को पड़ा है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा है 19 जुलाई। तो 19 जुलाई को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 22 जुलाई को झंडा अंगीकरण दिवस, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो इसी के परिणाम स्वरूप 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला है 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस और चंद्रशेखर आजाद जन्म दिवस तथा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए, जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और इस वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल यानी कि आयुष हॉस्पिटल खोला जाएगा? बिहार का दूसरा आयुष अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपालगंज में ये खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस बारे में जानते हैं, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के गोपालगंज में राज्य का दूसरा यानी कि बिहार का दूसरा 50 बेड का आयुष अस्पताल खोला जाएगा और केंद्र सरकार ने इसके लिए 6.40 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट में है कि आयुष मंत्रालय में एलोपैथ छोड़कर आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा आदि देसी चिकित्सा पद्धतियों से इलाज किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलोपैथ का मतलब एलोपैथ पद्धति से इलाज नहीं होगा। यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि बिहार का पहला और एकमात्र आयुष अस्पताल पटना में चल रहा है। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि बिहार के गोपालगंज में जो ये राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल का निर्माण होगा ये 50 बेड का आयुष अस्पताल होगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने भी जो फंडिंग की है ये 6.4 करोड़ रुपये आवंटित किया है इसके लिए। और यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर एलोपैथ को छोड़ करके आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योग आदि मतलब कि देशी चिकित्सा पद्धति जो है उसको यहाँ पर अपनाकर मतलब इसका इलाज किया जाएगा, जो भी बीमारियां होंगी उसका इलाज किया जाएगा। तो ये आप यहाँ से याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर बात आई है गोपालगंज की। तो गोपालगंज के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि हम यहाँ पर मैप पर देखकर ही समझ पाएंगे। तो ये बिहार वाले मैप में गोपालगंज की स्थिति है और गोपालगंज के बारे में कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कई बार बिहार मैथ वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा जो रिपीटेड प्रश्न है गोपालगंज से संबंधित वो ये है कि बिहार में मतलब कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो आप याद रखिए गोपालगंज का जो मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात है, ये सारे आंकड़े जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार कहा गया है। और वहीं पर अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात किया जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला ये मुंगेर है। न्यूनतम लिंगानुपात या फिर सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लिंगानुपात कैसे तय होता है? तो लिंगानुपात तय ऐसे होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो इस प्रकार से मतलब कि लिंगानुपात तय होता है। अब यहाँ पे देखिए गोपालगंज की बात आई है तो गोपालगंज से मतलब कि कितने जिले अपनी जिले की सीमा को साझा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सिवान से। तो सिवान एक हो गया और उसके बाद हमारा दूसरा हो गया यहाँ पर सारण या फिर छपरा, 3 हमारा हो गया मुजफ्फरपुर, 4 हो गया पूर्वी चंपारण, 5 हो गया पश्चिमी चंपारण। तो कुल मिला के 5 जिले ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि गोपालगंज के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ये यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर गोपालगंज की बात आई है तो गोपालगंज एक जिला है बिहार का और ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। तो गोपालगंज जो आता है ये सारण प्रमंडल के तहत आता है। अब यहाँ पर देखते हैं सारण प्रमंडल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सारण प्रमंडल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारण या फिर छपरा, ये मतलब किसका प्रमंडल है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। अब देखिए इसका जो मुख्यालय है ये सारण में है, यानी कि सारण प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये सारण में है और इसमें 3 जिले हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? तो ये जिले हैं सारण, सिवान और गोपालगंज। आप यहाँ पर मैप पर देखिए सारण, सिवान और गोपालगंज। एक तो सारण एक जिला हो गया, ठीक है, और साथ सिवान 2 जिले दूसरा नंबर, और फिर उसका तो गोपालगंज यहाँ पर तीसरा। तो कुल मिला के सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे मतलब कि प्रमंडल और मुख्यालय और जिलों को मतलब यहाँ पर मैंने ऐड किया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए पिछले स्लाइड में यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ कि जो मैंने यहाँ पर चर्चा किया सारण प्रमंडल का, तो सारण प्रमंडल के अंदर के जो 3 जिले आते हैं ये जिलों का एक ट्रिक है इसे याद रखने का। तो इसका ट्रिक जो ये है सासीगो, यानी कि सारण, सिवान, गोपालगंज, ये ट्रिक आप याद रखिए, सासीगो इसका ट्रिक है। अब देखिए एक वीडियो मैं जल्द चैनल पर ला रहा हूँ, उसी का ये मतलब देख रहे हैं जो यहाँ पर आप, इसी का ये अंश है और वो वीडियो जल्द ही मतलब चैनल पे अपलोड होगा जहां पर मैं बिहार के प्रमंडल को, मुख्यालय और जिलों के एकदम से ट्रिक से याद रखने का आपको ट्रिक बताऊंगा। वो वीडियो पे भी काम चल रहा है, हालांकि थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है इसीलिए उसे आने में देरी हो रही है, ठीक है। तो जल्द आएगा, आप लोग उसे देखेंगे। आपको मतलब किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ट्रिक याद रखेंगे, वो सारा का सारा चीज आपको यहाँ पर मुख्यालय या फिर जिले सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से यानी कि बीपीएससी मेकर चैनल के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विज का
आयोजन किया जाता है। प्रत्येक शाम को ये 8 से 9 बजे ये आयोजित होता है, जहां पर आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी है। आप चाहे कहीं से भी करंट अफेयर्स को फॉलो किए हैं, पढ़े हैं, यहाँ से आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतर मेंबर इसमें मतलब पार्टिसिपेट करते हैं और आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करके मतलब अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और भी है, अगर आप अपने फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम से संबंधित वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही कोई अगर परीक्षा की तैयारी से संबंधित, खास करके बिहार में होने वाली बीपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है, कोई डाउट आपके मन में है, तो यहाँ पर आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले की निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है? तो देखिए ये बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं हाल ही में बिहार के औरंगाबाद जिले की मतलब कि अंजना ने अंतर्राष्ट्रीय 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में मतलब इसकी सूची में 199वां स्थान प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे लिखा गया कि बैडमिंटन के क्षेत्र में यह बिहार की पहली उपलब्धि है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख कर भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर आगे लिखा गया है, इस प्रकार अंजना विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में अपना स्थान बनाने वाले बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है अंजना, ये मतलब औरंगाबाद जिले की रहने वाली है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है, हालांकि वो राष्ट्रीय स्तर पर गोवा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और वह 2015 से ही गोवा में अलग अलग कैटेगरी में नंबर 1 खिलाड़ी है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि 2015 नेशनल गेम्स के टीम इवेंट में अंजना ने कांस्य पदक जीता था। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वो अब भारतीय महिला खिलाड़ियों की सूची में 24वें नंबर से 18वें नंबर पर पहुंच गई है और वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर अंजना 48वें स्थान पर है। देखिए यहाँ पर कई सारे प्रश्न आपके बनेंगे इसका रैंकिंग से संबंधित, इसका रैंक क्या है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये मतलब कह सकते हैं आपसे मतलब एक प्रकार से जीके का क्वेश्चन बन गया कि बिहार के मतलब इतिहास में सबसे पहला मतलब उपलब्धि बैडमिंटन के क्षेत्र में मतलब ये दिलाने वाला मतलब कह सकते हैं एक प्रकार का सम्मान दिलाने वाला ये लड़की का नाम है अंजना, जो कि औरंगाबाद की रहने वाली है और ये बिहार का पहला मतलब उपलब्धि है बैडमिंटन के क्षेत्र में। तो ये प्रश्न मतलब आपसे आजीवन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया है? ये बिहार में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उमानाथ झा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध और कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के पूर्व प्राचार्य उमानाथ झा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले थे और इन्होंने अपने शिक्षण का कार्य बड़ौदा आर्ट कॉलेज से शुरू किया था। आप जहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है उमानाथ झा, जो कि बिहार में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है? इस तरह के प्रश्न को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मतलब कि संस्था होती है, जो भी मतलब कि विकास दर का अनुमान करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। यहाँ पर मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पे बता दूं कि इसको घटाकर 11 से घटा कितना किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसे घटा करके 10% किया गया है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 11% से घटाकर 10% किया है। आप यहाँ पर इस मतलब की इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें, यहाँ पर जितने भी संस्था के द्वारा जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया भारत के लिए वो सारे को यहाँ पे मैंने ऐड किया और ये सारे के सारे डाटा जो है ये मतलब लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला जो पॉइंट है ये है वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार ये 9.5% है, इसका आकलन किया गया है। और अगला है भारतीय उद्योग परिसंघ, ये भी 9.5%, वैश्विक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ये भी 9.5% और अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार ये 10%, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 9.6%, केयर रेटिंग्स के अनुसार 10.2%, मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार 9.6% और अभी हाल ही में 11 मतलब कि प्रतिशत से घटाकर एशियाई विकास बैंक ने 10% किया है भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखना है ये 2021 और 22 के लिए
लिए है। ठीक है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप ये सारे PDF को प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पेड ग्रुप में मैं आपको एकदम बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया है? भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा सीमा नंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा नंदा को श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया है। और इससे पहले सीमा नंदा ने बराक ओबामा प्रशासन के दौरान भी श्रम विभाग में काम किया था। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सीमा नंदा, जो कि अभी हाल ही में अमेरिकी सीनेट में, मतलब भारतीय मूल की जो अमेरिकी नागरिक है ये सीमा नंदा, इन्हें अभी हाल ही में श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये मतलब कि बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उसके प्रशासन में भी इन्होंने मतलब श्रम विभाग में काम किया था। और आगे लिखा गया कि सीमा नंदा वर्तमान में हार्वर्ड लॉ स्कूल के लेबर एंड वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के सदस्य, वर्क लाइफ प्रोग्राम के सदस्य हैं। वाइल्ड लाइफ नहीं बल्कि वर्क लाइफ प्रोग्राम के सदस्य हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा गया कि अमेरिकी प्रशासन में कई भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक शामिल है, जिसमें सबसे प्रमुख है कमला हैरिस, जो कि वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको याद रखना है। अभी हाल ही में मतलब ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। चलिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिल रहा हो, अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला के तहत आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज आप लोग हर दिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 750 लाइक का। मुझे नहीं पता कि आप लोग लाइक करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग को वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना इसी तरह से मेहनत करता रहूं। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रश्न है, छठा प्रश्न की अर्थ नेटवर्क्स के इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 की तुलना में पिछले वर्ष 2020 में भारत में आसमानी बिजली गिरने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 की तुलना में पिछले साल 2020 में आसमानी बिजली गिरने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि 2019 और 20 में कितना मतलब अंतर है, 2020 में कितना ये बढ़ गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22.6% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में जारी अर्थ नेटवर्क्स के इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार, जो कि अभी हाल ही में प्रकाशित हुई, तो इसके अनुसार 2019 की तुलना में पिछले वर्ष 2020 में भारत में आसमानी बिजली गिरने में 22.6% की वृद्धि हुई है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में सबसे अधिक आसमानी बिजली गिरी है। ये यहाँ से आप याद रखिए, ये तथ्यात्मक चीजें हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मतलब आसमानी बिजली गिरा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार 2001 से प्रत्येक वर्ष भारत में 2360 लोगों की मौत बिजली गिरने से होती है, आसमानी बिजली गिरने से होती है। तो ये सारे आंकड़े हैं जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। ये आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसार भारती ने हाल ही में किसके साथ मीडिया और प्रसारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन प्रसारण प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है? तो किसके साथ ये किया गया है? प्रसार भारती के द्वारा। तो अभी हाल ही में प्रसार भारती ने किसके साथ मतलब ये समझौता किया है, करने का घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा IIT कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस बारे में जानते हैं कि हाल ही में प्रसार भारती ने IIT कानपुर के साथ मिलकर मीडिया और प्रसारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन प्रसारण प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया गया है। अब यहाँ पे अगला लिखा गया है कि इस समझौते का उद्देश्य 5G के वैश्विक मानकों के साथ प्रौद्योगिकियों को जोड़ना और मोबाइल प्रसारण क्षमता में विकास की संभावना की तलाश करना, ये उसका उद्देश्य है। और इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में प्रसार भारती ने IIT कानपुर से मतलब ये समझौता करने का घोषणा किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय ने हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी जीता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वनाथन आनंद इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में जानते हैं कि हाल ही में जर्मन स्पोर्ट्स क्लब डोरमंड में भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने रूसी ग्रैंड मास्टर व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीता है। अब यहाँ से आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्होंने मतलब किसे हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम किया है, यानी कि विश्वनाथन आनंद ने किसे हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम किया है?
तो यहाँ से आप याद रखेंगे ये रूसी ग्रैंड मास्टर व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर ये स्पार्क्सन ट्रॉफी को अपने नाम किया है, जो कि इसका जो आयोजन हुआ था ये जर्मन स्पोर्ट्स क्लब डोर्टमंड में हुआ था। ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि विश्वनाथन आनंद यानी कि वे 1987 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और वे 2010 और 2012 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि 20 जुलाई को 1966 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि 20 जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि वे 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, यानी कि खेल के क्षेत्र में मतलब कि खेल रत्न अवार्ड जो दिया गया है ये सबसे पहले ऐसे खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। इन्होंने सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त किया है और एक खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है विश्वनाथन आनंद। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है उन्हें 1987 में चौथा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और 2010 में दूसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मतलब भारत में जो सम्मान दिया जाता है नागरिक सम्मान, तो प्रथम अगर हम नागरिक सम्मान की बात करें तो भारत रत्न प्रथम नागरिक सम्मान है। और वह दूसरे नागरिक सम्मान की बात किया जाए तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है दूसरा यह है पद्म विभूषण और तीसरा जो है ये पद्म भूषण है और चौथा है पद्मश्री। तो ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। उस बाद यहाँ पे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह भी हाल ही में निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि महाराष्ट्र कौशल विकास बोर्ड ने हाल ही में छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है और इस प्रकार महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करेगा। अब यहाँ पर आगे लिखा गया इसका उद्देश्य दस्तावेजों के सत्यापन को जालसाजी से बचाना है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? तो ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में मैंने मेन से संबंधित एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये ब्लॉकचेन तकनीक वैसी तकनीक है यहाँ पर हजारों कंप्यूटर एक साथ वर्क करता है और यहाँ पे फ्रॉड होने का चांस बहुत ही कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। और इसी को मतलब कह सकते हैं जालसाजी से बचने के लिए मतलब कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मतलब कि पहली बार भारत में इस प्रकार का मतलब कह सकते हैं ये जारी करने का निर्णय लिया गया। इसी तकनीक से प्रमाण पत्र अब जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 20 जुलाई। इसके बारे में यहाँ पे बता दूं कि हाल ही में 20 जुलाई को राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर गए थे। ठीक है, और दोनों ने चंद्रमा की सतह पर 12 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया था, जिसके बाद चंद्रमा पर मनुष्य के पहले कदम की वर्षगांठ के सम्मान में 1971 से हर वर्ष 20 जुलाई को राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात यहाँ से आप याद रखेंगे। चंद्रमा पर पैर रखने वाला सबसे जो पहला मनुष्य है यह है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो ये जानकारी भी यहाँ से आप याद रखेंगे। ये प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, कई बार ये बिहार में होने वाले कई परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है और इसके मनाने का पीछे का कारण आप यहाँ पे समझ चुके हैं, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को ही मतलब कि अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर गए थे। चलिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरएसएस नामक पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। बताएं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुधांशु मित्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नेता सुधांशु मित्तल द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लिखी पुस्तक का हाल ही में चीनी भाषा में अनुवाद किया है और इस पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद जैक बो के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस पुस्तक का जो नाम है, जो मतलब ये पुस्तक जो आधारित है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आधारित है और यहाँ पे जो मतलब इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसे लिखा गया किसके द्वारा? तो सुधांशु मित्तल के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अभी हाल ही में इसका जो चीनी भाषा में जो अनुवाद किया गया है ये किया गया है जैक बो के द्वारा। ये नाम आप याद रखिएगा। और यहाँ पे अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसे हर आनंद पब्लिकेशन ने 2019 में प्रकाशित किया था। ठीक है, ये भी बात यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाला देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी को AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। ठीक
ठीक है। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया है कि इसके अतिरिक्त मनीषा को AIFF महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया। पहली बार इन्होंने मतलब कि मनीषा ने पहली बार ये इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द मतलब कि 2020-21 का खिताब अपने नाम किया है। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया इससे पहले 2014 और 2015 में लगातार 2 साल यह पुरस्कार जीता था। ये देखिए यहाँ पर गलती से मतलब मैं इसे नीचे लेकर आ गया, ये मतलब यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये बात जो कहा जा रहा है ये बाला देवी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही बाला देवी, यहाँ पर इस बारे में कहा गया है कि इन्होंने पहले 2014 और 2015 में लगातार 2 साल ये पुरस्कार को अपने नाम किया था, यानी कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मतलब ये अपने नाम किया था। ठीक है, तो ये सब जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब 2021 का ताज किसने जीता है? मिस इंडिया यूएस 2021 का ताज जीता है किसने? तो वैदेही डोंगरे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में मिशिगन की वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीत लिया है और जॉर्जिया की अर्सी ललानी इस प्रतियोगिता की रनर अप रही, यानी कि इस प्रतियोगिता में जो पहले स्थान पर रही है वैदेही डोंगरी और दूसरे स्थान पर जॉर्जिया की आरसी ललानी रही। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि 1997 के मिस वर्ल्ड खिताब की विजेता डायना हेडन इस प्रतियोगिता के चीफ गेस्ट और चीफ जज थे। ये भी बात यहाँ पर याद रखेंगे। और यहाँ पे आगे लिखा गया इस प्रतियोगिता में अमेरिका के 30 राज्यों की 61 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि मिस इंडिया यूएस, मिसेज इंडिया यूएस और मिस टीन इंडिया यूएस 3 अलग अलग वर्गों में विजेताओं को चुना गया और इसी में मिस इंडिया यूएस कैटेगरी में वैदेही डोंगरी को मतलब कि विजेता घोषित किया गया। तो यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है वैदेही डोंगरी। आप चलते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना हाल ही में लॉन्च की है? तो पिंक प्रोटेक्शन परियोजना भी हाल ही में जो लॉन्च की गई है केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामले को देखते हुए केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है और इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थानों पर साइबर दुनिया में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा मतलब केरल पुलिस के द्वारा पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न हाल ही में 24 जुलाई 2021 को राजधानी पटना से कितने सीएनजी बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा? अगर आपने प्रीवियस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा हो तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। आप चाहें तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक है इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।